हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज आपने जो डे 13 का सेट लगाया है उसके जीके जीएस का जो पेपर था उसका मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे कि जो आपने आज 12 दिनों तक 13 दिनों तक टेस्ट लगाया है इसमें काफी प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिलते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं उससे रिलेट करते हुए प्रश्न आते हैं और आप उनको आसानी से डील कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस वीडियो को देखने से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक बात और बताऊं, मैंने कल जब कमेंट बॉक्स पढ़ा था, मतलब कमेंट बॉक्स देखा था, काफी ज्यादा मुझे खुशी हुई थी बस इस बात से कि जितने हमारे वीडियो पर लाइक्स नहीं थे उससे कहीं ज्यादा हमारे वीडियो पर कमेंट्स दिख रहे थे और ये सब आपकी देन है। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आज चाहूंगा कि आज भी मैं जितने प्रश्न पूछूं आप सब उसका उत्तर दें, क्योंकि सब जब उत्तर देते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि चलो मैं जितना मेहनत कर रहा हूं बच्चे भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और यही मेहनत आपके रिजल्ट में तब्दील होगा। समझ रहे हैं? तो इस बार हमें रिजल्ट लेके ही रहना है। जय हिंद। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यह रहा हमारे सामने पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बनती है। देखिए, एसिड रेन कहते किसको हैं? जब बरसात होती है और वर्षा के जल के साथ, मतलब जल में एसिड का मात्रा ज्यादा हो, उसका पीएच वैल्यू जो हो वो 7 से कम रहे, उस वर्षा जल का पीएच वैल्यू 7 से कम रहे, उसको एसिड रेन बोलते हैं। और वो जब नीचे आती है वर्षा, वो जो जल नीचे आता है तो या तो पहले तो जिस वाटर सोर्स में पड़ेगा वो पानी इकट्ठा होगा उसको पहले अम्लीय बना देगा, साथ साथ यदि खेतों में पड़ रहा है उस खेत को उपजाऊ, मतलब उसको बंजर बना सकता है। और यदि मार्बल पे कहीं पड़ता है तो इससे मार्बल कैंसर उत्पन्न होता है। मार्बल कैंसर उत्पन्न होने का मतलब यदि व्हाइट मार्बल पड़ेगा तो उसको पीला कर देगा। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे भी जो एसिड रेन हो रहा है जिस वजह से वो पीला पड़ता जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है सर कि एसिड रेन वहां ज्यादा हो रहा है? क्योंकि उसके आसपास मथुरा में रिफाइनरी है और आसपास बहुत जगह फैक्ट्रियां भी है। दिल्ली, खास करके दिल्ली है, वो आगरा में है, तो उसके आसपास जितने भी इलाके हैं उधर फैक्ट्रियां ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा है। उससे जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से उसमें SO2 और NO2, किसका किसका मात्रा? SO2 और NO2 की मात्रा खास करके होती है। और वो जब वर्षा जल के साथ वापस लौट के आता है पृथ्वी पर तो वो एसिड रेन कराता है, ठीक है। और उसकी वजह से उनपे मतलब मार्बल कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? SO2। यहाँ पे NO2 रहता है वो भी आपका आंसर होता है, ठीक है। और SO2 NO2 कहीं दोनों दिया रहे वो भी आपका आंसर होगा। तो बस ध्यान रखिएगा कि SO2 और NO2 ये दोनों खास एलिमेंट्स होते हैं जो वर्षा जल में आपको, मतलब एसिड रेन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? SO2। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है? अब आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा कि हम विशिष्ट उष्मा के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि विशिष्ट उष्मा कहते किसको हैं। यदि ये समझ गए तब आप समझ पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, विशिष्ट उष्मा कहते किसको हैं? यदि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। यदि आप 1 ग्राम पानी लेते हैं और उस 1 ग्राम पानी का तापमान यदि 1 डिग्री बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, जितनी उष्मा खर्च हो रही है, उसी को हम कहते हैं विशिष्ट उष्मा। बात पकड़िएगा कि यदि हम 1 ग्राम प्रति एकांक यूनिट जल लें और उसको गर्म करने में जितना हम उष्मा खर्च कर रहे हैं उसी को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होता है पानी का। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? तो WHO की स्थापना कब होती है ये काफी जनरल क्वेश्चन रहा, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्थापना कब हुई। मैं छोड़ रहा हूं इस प्रश्न को। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बताता हूं, जेनेवा में है, ठीक है। इसमें 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। इस WHO में 194 मेंबर्स हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कब इसकी स्थापना हुई थी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सर्च करके, या फिर याद होगा तो याद होके, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और मैंने पहले बताया था, इस कारण इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? देखिए, आंतरिक अंग की जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें एक नाम काफी ज्यादा मतलब निकल के आता है, उसका नाम होता है एंडोस्कोपी। क्या होता है? एंडोस्कोपी। इससे हमारे शरीर के अंदर के, जैसे मान लीजिए आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स एंडोस्कोपी जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके मुंह में ऐसे जॉ लाइन को खुला रखने के लिए यहाँ पे एक
क्लिप जैसा होता है उसको फंसा दिया जाता है, उसके बीच में होल रहता है, वहां से एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैमरा आपके पेट के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और उससे सारी चीजों को अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। कैमरा अंदर गया और बाहर कंप्यूटर स्क्रीन पर सारा कुछ दिखता है कि अंदर में क्या क्या चीजें चल रही है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, ठीक है। तो एंडोस्कोपी से आप शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, वैसे चीजों को जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, मतलब खुली आंखों से नहीं देखते हैं, उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप, छोटे वस्तुओं को देखने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, जब आपके हृदय में किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका ईसीजी कराया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जब मस्तिष्क में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वहां पे किया जाता है ईईजी। क्या करते हैं, ईईजी, ये मस्तिष्क के प्रॉब्लम के लिए। और हृदय में प्रॉब्लम है तो ईसीजी कराया जाता है। आपने अपने घर में बड़े बूढ़ों को इस तरह का टेस्ट कराते हुए देखा होगा। और स्टीरियोस्कोप जो होता है, ये आंखों से संबंधित एक मतलब डिवाइस है, इसमें आंखों की जांच की जाती है। चर्चित किताब हेमलेट, ये किसका है? देखिए हेमलेट जो है ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की ढेर सारी किताबें हैं, मतलब रोमियो जूलियट, हेलमेट, ओथेलो, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं। तो और भी आपको जो पुस्तकें इनकी याद होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसका? विलियम शेक्सपियर का। इनको इंग्लिश का पिता भी कहते हैं। अच्छा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका मतलब इनका ये बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक आपको रचना पढ़ने को मिला होगा, 12th क्लास पास किए होंगे तो, ठीक है, तो वो वाला रचना भी इनका लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। पढ़ते हैं आगे। उबेर कप का संबंध किससे है? बढ़िया प्रश्न है। उबेर कप का संबंध किससे है? ठीक है, उबेर कप जो होता है वो बैडमिंटन में दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? उबेर दिया जाता है महिला को, ठीक है। और एक कप होता है थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप। और ये दिया जाता है पुरुष को। विश्व बैडमिंटन में पुरुष को दिया गया थॉमस कप और महिला को दिया गया उबेर कप। ये दोनों आप याद रखेंगे। उबेर कप महिला को, थॉमस कप पुरुष को, दोनों विश्व बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि और कौन कौन से कप जो हैं वो बैडमिंटन और टेबल टेनिस से रिलेटेड है। बहुत सारे कप होते हैं, तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से कप हैं वो आपको बताना है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? देखिए कौटिल्य का संबंध जो था वो था किससे? तक्षशिला से। किससे था? तक्षशिला से। तक्षशिला की स्थापना होती है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 7वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। 7वीं सदी लिखना, 7वीं सदी ईसा पूर्व में किसकी स्थापना होती है? तक्षशिला की। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है। एक राजा थे तक्ष, उन्होंने तक्षशिला का स्थापना करवाया था। बात करते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ और इसकी स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने, ठीक है। गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। अच्छा, कौटिल्य की जब बात करते हैं, कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी और टीचर भी रहे थे, दोनों काम वहां पे किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? देखिए यहां पे मतलब हमें भी कंफ्यूजन था और आपको भी शायद होगा, यहां पे आप क्लियर रखिएगा। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। कब? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। और एक नाम और आता है गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था और जहांगीर ने किसको दिया? गुरु अर्जुन देव को। अच्छा, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कब दिया था मृत्युदंड? ये आप हमें उसका जो एग्जैक्ट ये होगा, ईयर होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और क्यों दिया था तेग बहादुर को? क्योंकि उसे शक था कि ये मतलब राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको मृत्युदंड दे दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, जो सिखों का ये है गुरु ग्रंथ साहिब है, उसकी रचना किसने की थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना होती है 1924 में। कब होती है? 1924 में। और इसके संस्थापक सदस्यों में एक थे
भगत सिंह भी। और इसका जैसे ही स्थापना होता है और अगले ही वर्ष 1925 में इन लोगों ने एक कांड कर दिया, काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। इसमें इन्होंने ट्रेन लूट लिया था। क्या किया था? काकोरी कांड में इन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया था। इन लोगों को पता चला था कि ट्रेनों में भर के पैसा ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो ट्रेन लूट लो। तो 1 लाख कुछ मतलब ऐसा पैसा था जो इन लोगों ने लूट लिया था। उसमें भगत सिंह भी शामिल थे, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से एसोसिएशन की स्थापना की थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नेता जो था वो हजारीबाग जेल को कूद करके भाग गया था? ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 98 डिग्री 52 मिनट नहीं 98 नहीं 97 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। किसका विस्तार? भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या होता है सर? देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है कि यदि आप ग्लोब लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे यदि आप ऐसे ग्लोब लें, ये मान लीजिए ग्लोब हो गया, इसमें ये होता है आपका भूमध्य रेखा, और इस तरह से जो रेखाएं आती रहती हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो भारत जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलता है, यहाँ पे उसका लोकेशन होता है नीचे से 8 डिग्री दूर, ठीक है। तो यही पूछता है कि यहाँ से देशांतरीय विस्तार है ना, तो देशांतरीय विस्तार इधर से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। देशांतरीय विस्तार ये बाएं से दाएं वाला चलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये है देशांतरीय विस्तार, और ये है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा गया था, तो देशांतरीय विस्तार हमने बताया। और इसमें लगभग 30 डिग्री की मतलब अंतर होता है, यहां से लेके यहां तक में 30 डिग्री का अंतर होता है, और 1 डिग्री को पार करने में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। 1 डिग्री का दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है, लगभग बता रहे हैं, ठीक है, और उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस कारण से ये पड़ता है, ये जो 98 ये जो है 67 वाला, ये आपका पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। और ये उधर वाला जो है जो आपका 97.25 पड़ रहा है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। इस कारण से आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले सूर्योदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। उस समय जो लोग गुजरात के थे उन लोगों के पास अंधेरा था, तो शाम के समय भी थोड़ा सा ऐसे ही होगा कि सबसे पहले इन लोगों के पास सूरज ढल जाएगा और इधर सूरज उगा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा लोचा चलता है, लेकिन हम लोगों ने टाइम कहां से ले रखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आप पूरा इंडिया का नक्शा इस तरह से देखते हैं तो हम लोगों ने अपना मानक समय मान रखा है। इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, ठीक है, यहां से यदि आप आते हैं तो यहाँ पड़ जाएगा आपका इलाहाबाद वाला जगह। तो ये देखिए लगभग बीचों बीच हमने मान रखा 83.5 डिग्री पे। तो ये नैनी एक जगह है, यहाँ पे हमने मानक जो समय के लिए मान रखा है कि यहीं से हम दोनों तरफ के टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, ना इधर कम होगा ना उधर ज्यादा होगा। तो ये बात भी आप याद करके रखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें से जो बिक्री कर होता है ये राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। तो बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर को राज्य सरकार लगाती है, सेल टैक्स कहते हैं हम लोग। और बाकी जो कर है वो लगाता है आपका केंद्र सरकार, और ये सब डायरेक्ट कर में आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से वगैरह, मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र उसको कहते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को निकाल करके और फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया गया। तो फैक्ट्रियां जो होती हैं वो द्वितीय सेक्टर में आती हैं। और तृतीय सेक्टर कहते हैं सेवा क्षेत्र को, ठीक है, जहां आपको पैसा देने के बदले में कोई फिजिकल चीज ना मिल रहा हो, केवल आपको सेवा, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, 200 रुपए दे दिए, अब आप केवल बात कर पा रहे हैं, आपको दिया कुछ वो नहीं, आप केवल बात कर पा रहे हैं। आप सैलून में गए, ब्यूटी पार्लर गए, लड़कियां सब ब्यूटी पार्लर जाती है, आप 2-4 हजार रुपया ले गए, ऐसे पूरा मुंह चमका के भेज देगी। तो जो चमका के मुंह भेज दी उसमें क्या तुमको दिया कुछ नहीं, वो केवल मुंह चमका दिया, वो एक सेवा हुआ। तो सेवा क्षेत्र जो आता है वो तृतीय सेक्टर में आता है। और प्राथमिक सेक्टर कृषि से संबंधित, द्वितीय सेक्टर उद्योग जो होगा वो द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। उसमें उद्योग में कौन सा? जो मैन्युफैक्चरिंग है
और उसके बाद जहां पे फाइनल गुड्स को बेचा जा रहा है वो तृतीयक सेक्टर में आता है। जैसे बैंकिंग आ जाए आपका तृतीयक सेक्टर।